हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके अंदर ट्री डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के जो है टॉपिक पढ़े, जिसके अंदर हमने एरे को पढ़ा, लिंक लिस्ट को पढ़ा और इस किस्म के बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स पढ़े। अच्छा, वो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, चाहे वो एरे हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो एंड सो ऑन, जितनी भी चीज़ें आपको पता ही है अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो सब की सब अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो सब की सब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में फॉल करती थी। लीनियर क्या होता है आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, मैं दोबारा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन आज जिस डाटा स्ट्रक्चर को हम पढ़ने जा रहे हैं यानी कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर, ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, हमने अभी तक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़े, हर एक डाटा स्ट्रक्चर के फ़ायदे, हर एक डाटा स्ट्रक्चर के नुकसान साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चला आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आकर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत अच्छे या एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। हर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप की जो है एक अफादियत है, एक फ़ायदा है और हर किसी का एक अलग अलग यूज़ है और वो उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन किसी हद तक मैं ये कहूँगा कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है वो कहीं कहीं जो है बेहतर होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से। जब आज मैं ट्री की बात कर रहा हूँ तो हम इसके हवाले से कुछ चीज़ों को देखेंगे भी। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आपके पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप टोटली 150 आइटम्स को सेव करते हैं। ठीक हो गया। वो आइटम्स क्या है? वो कोई रैंडम नंबर भी हो सकते हैं। अब आपको उन नंबर्स के अंदर से एक पर्टिकुलर नंबर ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है और वो 149th नंबर पे पड़ा हुआ है। तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? आप पहले नंबर 1 को देखोगे, फिर 2 को देखोगे, फिर 3 को एंड सो ऑन 149th टाइम आप जो है चेकिंग करोगे। काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। जबकि इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर आपके पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कुछ ऐसी अप्रोचेस, कुछ ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं कि आपको 149th टाइम कम से कम डाटा को चेक ना करना पड़ता अपने रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। ये कैसे होता है अभी हम देखेंगे आगे। बट द पॉइंट इज़ के लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे डाटा की अमाउंट उनके अंदर ज़्यादा होती चली जाती है, तो होता क्या है कि उसके अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी का इशू बढ़ता चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि 149th टाइम आप डाटा को फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि टाइम तो अच्छा खासा लग रहा है। तो जब टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है तो ये कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटेशनल वर्ल्ड के अंदर अगर आपकी किसी भी चीज़ की टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है तो उसको कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो अवॉइड किया जाता है ऐसी चीज़ को और कोशिश ये की जाती है कि ऐसी अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए जिसके अंदर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, जिसमें आपका टाइम कम से कम लगे। और बहुत सारी जगहों पे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आपको आपकी ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कम रखने में, आपका ये टारगेट अचीव करने में जो है हेल्प कर रहा होता है। तो आज हम जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो एक ट्री का है। तो ट्री इज़ अ हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। अब ट्री क्या है? ट्री एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि नोड्स और एजेस के ऊपर जो है बेस कर रहा होता है। और इसको ट्री क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो आपका जो नॉर्मल लाइफ में जो एक नेचुरल ट्री होता है उससे इसकी शक्ल मिल रही होती है। और ट्री की क्या होता है कि सबसे पहले एक शाख होती है, उसके आगे दूसरी शाख निकलती है और उसके आगे दूसरी शाख और उस शाख के ऊपर एक और शाख। तो इस तरीके से आपका पूरा ट्री बनता है। तो आप जब ट्री डाटा स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं तो आप अपने माइंड में एक ट्री को जो है बड़ा इजीली जो है इमेजिन कर सकते हैं और उसके स्ट्रैटेजी वर्क करने की जो है, उसके ग्रो करने की जो स्ट्रैटेजी है, उसी तरीके से आपका ट्री डाटा स्ट्रक्चर भी ग्रो कर रहा होता है। अब ट्री की एग्जांपल एक तो नॉर्मल ट्री है ही जिसकी बेस पे इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा आपके फैमिली ट्रीज भी होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर उसके बाद उनके बच्चे आए जो कि आपके पेरेंट्स हैं, और आप उनके आगे फिर आप हैं, और फिर आगे जब आप लोगों की शादियां होंगी तो आप लोगों के भी आगे बच्चे होंगे और वो पूरा का पूरा ट्री बनता चला जाएगा जिसको आप एक फैमिली ट्री का नाम दे दोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जो है ट्री चल रहे होते हैं। अब हमने कहा था कि ट्री जो है नोड और एजिस को मिला के बनते हैं। तो नोड क्या होता है? नोड एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि एक्चुअल डाटा को कंटेन कर रही होती है, जिसके लिए आपने मतलब डाटा स्ट्रक्चर बनाया, जो डाटा सेव करने के लिए ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर बनाया गया, वो डाटा जो है नोड्स में होता है। ठीक हो गया। और नोड में, एक नोड में क्या क्या होता है? पहले वो डाटा जिसके लिए डाटा स्ट्रक्चर बनाया गया, और दूसरे नंबर पर किसी एक पर्टिकुलर नोड में डाटा के साथ एक पॉइंटर वैल्यू होती है जो कि
उससे आगे वाले नोड यानी कि उसके चाइल्ड का एड्रेस सेव किए हुए होते हैं। अब मैं इस बात को यहाँ पर आपके सामने ले जाता हूँ। तो ये जो आपके सामने एक 1 2 3 4 5 नंबर लिखे हुए हैं, ये बेसिकली एक छोटा सा ट्री है। इस ट्री में ये जो 1 है, ये जो सर्कल है, ये एक नोड है। ये क्या होल्ड करेगा? ये एक पार्टिकुलर वैल्यू होल्ड करेगा और ये एड्रेस होल्ड करेगा इस अपने चाइल्ड नोड्स का। एक तो ये इसका 3 इसका चाइल्ड नोड है और 2 भी इसका चाइल्ड नोड है, तो इन दोनों का एड्रेस इस 1 के पास होगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये वैल्यूज़ होल्ड करता है और पॉइंटर वैल्यूज़ रखता है जिसके अंदर इसके चाइल्ड्स के एड्रेस होते हैं, अगर इसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो। अब ये जो इन 1 और 3 के दरमियान या फिर 1 और 2 के दरमियान ये जो लाइन है, इस लाइन को हम एज कहेंगे। और 1 3 2 4 5 ये सब क्या है? नोड है। इसके बाद एक कंसेप्ट यहाँ पर और होता है जिसको हम कहते हैं लीफ नोड। ऐसा नोड जिसका आगे कोई भी चाइल्ड नहीं होता, उसको आप लीफ नोड कहते हो। यहाँ पर क्या 1 लीफ नोड है? नहीं, हम 1 को लीफ नोड नहीं कह सकते क्योंकि इसके आगे चाइल्ड है। हम 2 को भी लीफ नोड नहीं कह सकते क्योंकि इसके आगे चाइल्ड है। हाँ, अलबत्ता हम 4 5 या फिर 3 को एक लीफ नोड कह सकते हैं। अब मैं आगे जाता हूँ और मैंने ट्री को थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया है। इस ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो इस ट्री में जो सबसे टॉप पे नोड है ए, इसको हम रूट नोड कहेंगे। किसी भी ट्री का वो नोड जहाँ से ट्री बनना स्टार्ट हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर नोड को हमेशा रूट नोड कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम आगे आए तो ए के 2 चाइल्ड हैं, बी और सी के फिर फर्दर आगे 2 चाइल्ड हैं, एफ और जी। अब सी को हम पेरेंट नोड कहेंगे। ये पेरेंट किसका है? अपने इन चाइल्ड का, यानी कि एफ और जी का पेरेंट नोड है ये। और एफ और जी इंडिविजुअली अगर हम एफ और जी की बात करें तो ना ही एफ के आगे कोई चाइल्ड है और ना ही जी के आगे कोई चाइल्ड है, तो एफ भी एक लीफ नोड है और जी भी एक लीफ नोड है। और एफ और जी का आपस में क्या रिलेशन है? ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं क्योंकि इन दोनों का पेरेंट एक ही है। इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल के अंदर जे को मैंने लीफ नोड के नाम पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया क्योंकि जे के आगे कोई चाइल्ड नहीं है। दैट डजंट मीन कि खाली जे ही यहाँ पर लीफ नोड है। जस्ट रिप्रेजेंट करके एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया गया है कि जैसे इसके कोई आगे चाइल्ड नहीं है तो ये लीफ नोड है, ऐसे ही एफ जी एच आई भी आपके लीफ नोड कहलाएंगे। अच्छा, जब एक ट्री बनता है तो उस ट्री की आगे ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस की आगे और ब्रांचेस होती हैं, तो एक ट्री के अंदर बहुत सारे सब ट्रीज हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो डी है और डी के आगे 2 चाइल्ड है, एच और आई, तो ये पूरा एक पेरेंट और 2 चाइल्ड के साथ एक पूरी की पूरी छोटी सी फैमिली है, तो इसको आप इस बड़े ट्री का एक सब ट्री कह सकते हो। इसी तरीके से सी एफ जी ये भी एक छोटी सी फैमिली है, तो इसको भी आप इस एक बड़े ट्री का एक सब ट्री कह सकते हो। अच्छा, ट्री के बारे में हम बात तो कर रहे हैं, हमने ये भी कहा कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन लीनियर होता है और उसका एक छोटा सा फ़ायदा भी हमने बताया कि किस तरीके से ये आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वाले मामले को टैकल करने में हेल्प दे रहा होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर हमने इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज भी देख ली कि इसमें नोड होते हैं, इसमें एजेस होते हैं, इसमें सिबलिंग्स होते हैं, इसमें लीफ नोड होते हैं, इसमें सब ट्रीज होते हैं और इसमें रूट होते हैं। ये सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि आजकल आपकी बहुत सारी फील्ड जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह ट्रेंडिंग होती जा रही हैं। तो जो आपकी मशीन लर्निंग का सिस्टम है वो हैवीली इस ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रहा होता है। मशीन लर्निंग के अंदर कहीं ना कहीं अगर मैं ये भी कहूँ कि मशीन लर्निंग के अंदर ट्री डाटा स्ट्रक्चर एक बेस है, इसकी बैकबोन के तौर पे भी काम करता है, तो ये गलत नहीं होगा। मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा आपके ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके अलावा जो आपके डेटाबेस सिस्टम होते हैं उसमें जो इंडेक्सिंग का सिस्टम होता है वो सारा का सारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा होता है। फिर इसी तरीके से एक थर्ड एग्जांपल जो मैं आपको इसकी बल्कि एक एप्लीकेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तो आप बड़ा इजीली समझ जाएंगे। जो आजकल आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स काम कर रही हैं वो मुकम्मल तौर पे ट्री डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम कर रही हैं। आप एक बंदे को ऐड करते हो एज अ फ्रेंड या फिर फॉलो करते हो और उसके आगे आपको रिकमेंडेशन मिल जाती है और उसको आप फॉलो करते हो तो उससे आगे वाले की आपको रिकमेंडेशन एंड सो ऑन। इसी तरीके से सोशल नेटवर्क पूरा बिल्ड हो जाता है, तो आपका सोशल नेटवर्क पूरा ट्री डाटा स्ट्रक्चर पे ही खड़ा होता है। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि आजकल आप मार्केट में देखते हो, जो कि आप अपने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हो, मोस्ट ऑफ देम के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे ट्री डाटा स्ट्रक्चर लाजमी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस ट्री डाटा स्ट्रक्चर की। अब इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट होता है डेप्थ एंड डिग्री ऑफ अ नोड, यानी कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ होती है डेप्थ ऑफ द नोड और एक होती है डिग्री ऑफ द नोड।
ठीक हो गया। अब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि ये क्या है और इनके अंदर क्या फ़र्क है। ठीक हो गया। तो फ़र्क तो इनमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहली बात हम डेप्थ ऑफ द नोड की अगर बात करें तो एवरी नोड इन द ट्री हैव अ यूनिक पाथ विच कनेक्ट दिस पर्टिकुलर नोड टू दी रूट नोड। अब ये वाली बात यानी कि हर एक नोड जो है वो किसी ना किसी पाथ से गुजर के अपने रूट नोड के साथ लिंक लाजमी हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ तो मैं एच की बात करूँ तो ये आखिरी नोड है, लेकिन देखें ये किसी ना किसी पाथ से होता हुआ एच से डी, डी से बी, बी से ए तक जाते हुए अपने रूट नोड से कनेक्ट तो हो रहा है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी नोड की एग्जाम्पल ले लो। लेट से आप आई की बात करो तो आई डी पे जाके लिंक होता है डी बी पे, डी बी ए से। ठीक है ना, तो इस बात के जिक्र हो रहा है यहाँ पर। इस बात को ये कहा गया कि एवरी नोड इन द ट्री हैव अ यूनिक path which connect this particular node to the root node. The depth of the node is the total number of nodes between the node and the root node including the root node। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए बीच में जितने भी नोड्स आएंगे वो प्लस रूट नोड, इन सब को मिलाकर जो टोटल नंबर बनेगा वो किसी भी एक पार्टिकुलर नोड का जो है डेप्थ कहलाएगी। समझ आ गया। तो इस तरीके से अगर आप डिग्री ऑफ नोड की बात करो तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द नोड। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर नोड की कितने चाइल्ड हैं, वो जितने भी चाइल्ड होंगे उतनी उसकी डिग्री होगी। मिसाल के तौर पर डी है तो इसकी डिग्री क्या होगी 2, एच और आई, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड हैं। अच्छा, इसके बाद हम अगर आगे चलें, सिंगलटन ट्री भी ये कहलाता है। अब वो ट्री ऐसा कौन सा सिंगलटन ट्री किसको आप कहोगे? द ट्री हुज रूट इज द ओनली नोड इज कॉल्ड सिंगल ट्री। यानी कि ऐसा ट्री जो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो रूट है वही रूट नोड ही होता है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं होता है इसके अलावा, उसके आगे ना चाइल्ड होते हैं ना कुछ, तो उसको आप क्या कहते हो कि ये एक सिंगलटन ट्री है। इसके अलावा एक और ट्री होता है जिसको आप कहते हो जनरल ट्री। ठीक हो गया, सो नॉट टर्न ट्री, जनरल ट्री। अब इसके अंदर क्या होता है? अ ट्री इन विच अ नोड हैव वन चाइल्ड, नो चाइल्ड और एनी नंबर ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड जनरल ट्री। यानी कि एक आम सा ट्री जिसके अंदर एक नोड जो है उसके 2 चाइल्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके कोई जो है मतलब चाइल्ड ना हो। मतलब आप नंबर ऑफ चाइल्ड्स के ऊपर बाउंड नहीं हो। किसी नोड के 2 चाइल्ड हैं, किसी का 1 भी नहीं है, किसी के 3 है, डिपेंड करता है। तो ऐसा ट्री एक आम ट्री कहलाता है। इसी तरीके से फुल ट्री, इसको थोड़ा आप गौर से सुनिएगा कि फुल ट्री क्या होता है। इफ़ ऑल द नोड्स हैव अ सेम डिग्री एंड ऑल द लीव्स आर एट सेम लेवल देन इट इज़ कॉल्ड फुल ट्री। यानी कि आपके एक ट्री में जितने भी नोड्स हैं उन सब नोड्स के सेम बच्चे हैं। मीन्स ये कि फॉर एग्जांपल एक नोड है तो उसके भी 2 हैं, दूसरे के भी 2 हैं, और वो सब के सब नोड्स एक ही जगह पे जाके एंड हो रहे हैं, तो उसको हम फुल ट्री कहेंगे। लेट्स से मैं ऊपर जाता हूँ तो ये ट्री, इसको मैं फुल ट्री नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर एच आई जे का लेवल अलग है और फिर उसके बाद यहाँ पर सी ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। ये सब एक ही लेवल पर ख़त्म नहीं हो रहे। हाँ, अगर डी के आगे एच आई है, इसी तरीके से ई के आगे जे है, तो ई के साथ एक बच्चा यहाँ पर और होता, और ये नीचे एफ और जी जो है ये इस तरीके से ये भी अपनी फैमिली नीचे लेकर आ रहे होते, तो फिर मैं क्या कहता कि सब के सब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके एंड हो रहे हैं और सबके ही 2-2 बच्चे हैं, कि कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसके 2 बच्चे नहीं हैं। तो इसलिए ये एक फुल ट्री है। लेकिन ये वाला जो ट्री है ये फुल ट्री नहीं है। फुल ट्री ये कब होता? जैसे डी के आगे एच आई है, ऐसे ई के आगे जे के साथ एक और होता, एफ के आगे 2 और होते, जी के आगे 2 और होते, सब के सब एक ही लेवल पे आ जाते और सबके सेम नंबर ऑफ बेबीज होते, तो क्या हो जाता कि ये एक फुल ट्री हो जाता। ये फुल ट्री का कंसेप्ट होता है। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं बाइनरी सर्च ट्री के। अब आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी कि बाइनरी सर्च ट्री क्या है, बाइनरी ट्री क्या है। तो अब मैं आगे आपको जाते हुए सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करूँगा कि एक बाइनरी ट्री क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन करूंगा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, और ये चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी और फिर हम कंस्ट्रक्ट भी करेंगे एक बाइनरी सर्च ट्री को। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव नॉलेज ऑफ व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री इज अ ट्री विच इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी ट्री एंड वी यूज इट फॉर सर्चिंग आइटम्स इन इट, whereas
इट्स बाइनरी अरेंजमेंट मेक इट ईजी टू सर्च आइटम इन इट। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लिखी हुई थी जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ, कि सिंपल सी इतनी बात लिखी हुई थी कि बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो कि बाइनरी ट्री के ऊपर बेस कर रहा होता है, और ये जब इसके अंदर आपके आइटम्स होते हैं डिफरेंट किस्म के रखे हुए, तो इसके अंदर इसकी जो अरेंजमेंट है वो उन आइटम्स को अगर उनसे किसी को फाइंड करना पड़ जाए तो इसकी अरेंजमेंट हेल्प करती है और आपके लिए बड़ा आसान बना देती है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड बाइनरी ट्री जो यूज़ किया गया है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच एवरी नोड हैव टू नोड्स, यानी कि कोई एक नोड है उसके आगे फिर आगे दो चाइल्ड है, यानी कि एग्जैक्टली दो चाइल्ड, तभी आप उसको क्या कहोगे कि ये ट्री जिसके अंदर हर नोड के आगे दो दो बच्चे हैं वो एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब हमारे पास एक सपोज अ बाइनरी ट्री हैविंग द फॉलोइंग वैल्यूज इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 16, 19, 15, 9, 8, 66, 12 और 72। हमने इसका बाइनरी ट्री बनाना है। अब मैंने इसका बाइनरी ट्री आप बनाया हुआ है और वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और आई होप सो कि उसको देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे बना है। ये देखें, ये इसका बाइनरी ट्री है। आप समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो डोंट वरी, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये बाइनरी ट्री कैसे बना। बाइनरी ट्री बनाने की सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी होती है आप उसको समझेंगे, मैं आपको गौर से बताऊंगा। उस स्ट्रैटेजी को फिर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि देखें वो इंप्लीमेंट हुई हुई है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री आप देखें, तरीका ये होता है कि जो सबसे पहला आइटम होता है उसको आप क्या करते हो, उसको आप जो है रूट नोड बना देते हो। यहाँ पे पहला आइटम कौन सा है 16, तो डेफिनेटली इसको मैं रूट नोड बनाऊंगा। यहाँ पे 16 को यहाँ पे रख दिया मैंने। अब इसके बाद ये होता है कि आप ये देखते हो कि 16 से आगे यानी कि जो सेकंड आइटम है वो रूट नोड से बड़ा है या छोटा है। तो आप खुद देख के बताएं 19 जो है वो 16 से छोटा है या बड़ा है। डेफिनेटली बड़ा है, तो 19 जो है वो 16 के राइट साइड पे आएगा। और फिर आप ये देखते हो कि इससे आगे यानी कि जो थर्ड आइटम है वो 16 से बड़ा है या छोटा है। तो 15 क्या छोटा नहीं है, 16 से छोटा है ना, तो वो जो है वो किधर आएगा, वो 16 के लेफ्ट पे आएगा। तो ये देखें हमने क्या किया, 16 लिखा, बड़ा आइटम राइट पे रखा 19 और छोटा आइटम लेफ्ट पे ले गए 15। यहाँ तक तो कहानी बन गई। अब इससे आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी। अब जब हम 9 पे जाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 9 अगेन रूट से अगर कंपेयर किया जाए तो 9 क्या छोटा है 16 से या बड़ा है 16 से। तो डेफिनेटली 9 जो है वो 16 से छोटा है, और छोटे आइटम हमेशा लेफ्ट पे जाते हैं, तो हम इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे और लेफ्ट साइड पे 16 से नीचे वाला जो आइटम है उससे कंपेयर करेंगे। तो 16 के लेफ्ट साइड पे आए, लेफ्ट साइड पे आके तो आगे 15 खड़ा हुआ था, तो अब हम 15 से देखेंगे कि 15 से 9 छोटा है या बड़ा। अगर 15 से 9 छोटा है तो 9 जो है वो 15 के लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो ये देखें 9 जो है 15 की लेफ्ट साइड पे आ गया। अब हम आगे जाते हैं 8 को हम देखते हैं 16 से छोटा या बड़ा, तो 8 तो छोटा है 16 से, तो अब हम इसकी किधर जाएंगे, दोबारा से लेफ्ट साइड पे जाएंगे और लेफ्ट पे जो आगे मेंबर हैं उन पे भी वही स्ट्रैटेजी लगा के हम चेक करते जाएंगे। जैसे कि 8 16 से छोटा था तो हम लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट पे 15 था, क्या 15 से भी छोटा है 8, ओके 15 से भी छोटा है और लेफ्ट पे आ गए। आगे 9 है, क्या 9 से भी छोटा है, जी बिल्कुल 9 से भी छोटा है, इसके भी लेफ्ट पे आ गए। इससे आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 8 अपना यहाँ पे ऐड अप कर दें। आगे आप 12 की तरफ जाते हो, ओके सॉरी 66 की तरफ। अब 66 मैंने उठाया, यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो अब यहाँ तक समझ आ जाएगी। 66 को मैं उठाऊंगा और दोबारा चेक करना शुरू करूंगा। 66 क्या 16 से छोटा है या बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, राइट साइड पे आएंगे यानी कि 16 की, और हम यहाँ पर आके देखेंगे तो आगे 19 खड़ा है। तो 19 से क्या 66 छोटा है या बड़ा है, ठीक है बड़ा है, तो डेफिनेटली आप इसकी साइड पे आ जाओगे, राइट साइड पे आ जाओगे 19 की, तो यहाँ पे 66 लगा दोगे क्योंकि इससे आगे कुछ भी नहीं था। 66 अब यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम वापस ऊपर जाएंगे और नई वैल्यू लेके आएंगे। नेक्स्ट हमें क्या मिला 12, हम 12 उठाया, 12 16 से छोटा है, राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे आ जाओ। अच्छा 15 है आगे, 15 से भी छोटा है और लेफ्ट पे आ जाओ। आगे आके 9 है, तो 9 से तो बड़ा है 12, तो अब क्या करो 9 के राइट साइड पे लगा के 12 लगा दो। दोबारा जाओ और यहाँ पर आगे क्या है आपके पास 72, राइट। अच्छा अब यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 72 को उठाएंगे, ठीक है। अच्छा अब मैंने 72 उठाया और मैं यहाँ पे आके देखा क्या 16 से बड़ा है 72, ओके जी बड़ा है। यहाँ पर आए 19 से भी बड़ा है 72, अगेन राइट हो गए। अच्छा 66 क्या 66 से भी बड़ा है 72, ओके जी
अगेन हम जो है किधर हो गए, राइट हो गए, और यहाँ पे आके राइट पे 72 लगा दिया। अच्छा 66 के बाद यहाँ 61 भी है, जो कि मैं शायद यहाँ लिस्ट में ऊपर टॉप पे लिखना भूल गया हूँ। तो लेट्स से अगर यहाँ पर आगे 61 होता तो हम क्या करते, 16 यहाँ पर जाके देखा, 16 से बड़ा है 61, ओके 19 से बड़ा है 61, ओके राइट साइड पे रहेंगे। 66, क्या 66 से बड़ा है 61? नहीं, 66 से तो छोटा है, यहीं से फ़ौरन हम लेफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट आके 61 लगा देंगे। तो इस तरीके से देखें आपका पूरा BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री तैयार हो गया। अब अगर यही डाटा एक लीनियर वे में रखा होता, एक लाइन से रखा होता, जैसे कि ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला ऊपर, अब लेट से मुझे अगर 12 ढूंढना होता तो मैं क्या करता, मैं पहले सबसे पहले वाले आइटम को उठा के चेक करता, क्या 12 के इक्वल है, नहीं है, छोड़ दो, ये इक्वल है, नहीं है, छोड़ दो, ये इक्वल है, नहीं, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब यहाँ तक 12 तक पहुँचने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगता अगर ये लिस्ट बहुत लंबी होती तो। जबकि इसके बरक्स ये जो बाइनरी ट्री है इसके अंदर आप देखें कि मुझे क्या ढूंढना है, 12। तो 12 ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले रूट वाला पकड़ूंगा 16। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या 16 से छोटा है 12 या बड़ा है, जस्ट वन कंपैरिजन, ठीक है। जब मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे पता चला कि 12 तो छोटा है, दैट मीन्स कि अगर एक छोटी वैल्यू है तो वो मुझे लेफ्ट साइड पे ही मिलेगी, क्योंकि हमेशा छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ही चलती आई हैं। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट पे आ गया, जब मैं लेफ्ट साइड पे चला गया तो दैट मीन्स कि इसका राइट सेक्शन मैंने पूरा का पूरा जो है इग्नोर कर दिया, मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। यानी कि 1 2 3 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने से मैं बच गया। देखा आपने। अब अगर यहाँ से मैं आगे जाऊँ तो 15, 9 और 9 से आगे फिर 2 ऑपरेशन थे, जबकि मैं इजीली राइट साइड पे आ जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि 9 से बड़ा है 12। तो इस तरीके से देखें कितनी इजी सर्चिंग बन जाती है यहाँ पर। तो ये था आपका ट्री का कंसेप्ट। अब मैं अगर इसकी मेमोरी में बात करूँ को किस तरीके से इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो मैं एक ट्री को एक लिंक्ड स्टोरेज की टेक्निक को यूज़ करते हुए शो करता हूँ कि इस तरीके से आपका एक नोड होता है A, जिसके अंदर जहाँ पे A लिखा हुआ है वहाँ पे आपका एक्चुअल डाटा आता है, जबकि लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास पॉइंटर वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं जिन्होंने एड्रेस होल्ड किया होता है B और D का। और अब आप B और D पे जाते हो तो B के लेफ्ट और राइट पे दोबारा क्या होता है, आपकी पॉइंटर वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें से इस वाली लेफ्ट वाली वैल्यू ने तो C को होल्ड कर रखा है और इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नल होगा। और ऐसे ही D एक लीफ नोड है, इसकी कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसकी पॉइंटर वैल्यूज़ नल हो चुकी होंगी। तो ये एक छोटा सा स्मार्ट सा कंसेप्ट है कि किस तरीके से आपका ट्री जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और किस तरीके से आपका मेमोरी में वो होल्ड कर रहा होता है। अब मैं इसका कोड नहीं आपको दिखाने वाला। अच्छा, अगर आप परेशान हो रहे हैं कि भाई क्यों कोड क्यों नहीं दिखाने वाले, तो देखें इस ट्री डाटा स्ट्रक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इसकी वर्किंग स्ट्रैटेजी को आपके सामने एक्सप्लेन करना था। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना सिखा दिया, उसमें सर्चिंग किस तरीके से आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, कंपैरिजन करके दिखा दिया। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बात बताई थी उसका प्रूफ भी आपको दे दिया। अब मैंने आपके सामने किस तरीके से लिंक्ड स्टोरेज टेक्निक के अंदर आपका ट्री कंस्ट्रक्ट होता है उसकी डायग्राम मैंने आपके सामने रख दी। और इससे पहले मैं आपके सामने इतने इतने कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर आप के कोड्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर आपने उनके कोड्स को ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया होगा तो दिस इज़ नथिंग, आप मतलब बहुत ईजीली बना लोगे। एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। और अगर अभी भी आप ये नहीं कर पा रहे हो तो दैट मीन्स के यू हैव टू पे अटेंशन। आपको जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं उनको दोबारा से गौर से देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप इतने क्लियर हो जाओ कि आप ये इजीली ये बना सको। इसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक। काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, आई नो, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैंने कंप्लीट ट्री डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर दिया, क्योंकि कोर्स के अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं। आई थिंक सो कि 30+ वीडियोज़ हो चुकी हैं। तो मैं अब हर टॉपिक पे एक एक वीडियो करके तो उस टॉपिक को कंप्लीट कवर करना चाहता हूँ। आई होप सो कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी एफर्ट लगती है यार ये नोट्स बनाने में आप लोगों के लिए, तो कोशिश ये किया करें कि किसी की इतनी एफर्ट्स को अगर आपको पसंद आ रही हैं तो एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट लाजमी प्रोवाइड करें। यही वो सपोर्ट होती है जो कि हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने में और नई से नई वीडियोज़ ला के देने में आपके लिए। तो अगर अभी भी इसको लेके कोई कन्फ्यूजन हो, मेरा ट्विटर अकाउंट डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, आप वहाँ पर जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज़ फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस फेसबुक ग्रुप के अंदर ही मैं हर किस्म का मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मैंने प्रोवाइड करना होता है अपने लेक्चर्स का। और वो जो ग्रुप है उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो फिलहाल एंड करते हैं इस लेक्चर को, काफ़ी लंबा हो चुका है। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।